हेलो प्यारे विद्यार्थियों, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की श्रृंखला में भाई हम चैप्टर 6 तक पहुंच चुके हैं और चैप्टर 6 का हमने पहला लेक्चर भी पढ़ लिया है। आज बात करेंगे द्वितीय लेक्चर की, सेकंड लेक्चर की। और हम क्या पढ़ रहे थे भाई? अम्लीय मृदा बनने के कारण हम पढ़ रहे थे कि क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपकी जो मृदा है वो कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। 2 कारक हमने पढ़ लिए थे, आज सीधा चलते हैं हम तीसरे कारक पर, ठीक है ना। ये 2 हमने पढ़ लिए थे भाई। तीसरा है आज हमारा कंटिन्यूअस यूज ऑफ एसिडिक फर्टिलाइजर, ठीक है, यानी अम्लीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग से। तो तीसरा मिसप्रिंट है, हिंदी में आप लिख लेना, मैं आपको लिख भी देता हूं। क्या लिखोगे? अम्लीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग से, अम्लीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग से, ठीक है, लगातार प्रयोग से। और क्या लिखोगे? लगातार प्रयोग से, ठीक है। कंटिन्यूअस यूज किसका कर रहे हो आप? अम्लीय उर्वरकों का। तो सीधी बात है, अगर आप भाई लगातार अम्लीय उर्वरकों का यूज कर रहे हो तो मिट्टी आपकी कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी, ठीक है। वही बात इसने कह रखी है, देखो इसमें पैराग्राफ लाइन टू लाइन। पहली बात, मृदा में लगातार अम्लीय उर्वरकों के प्रयोग से भी मृदाएं अम्लीय हो जाती हैं। अब पहचाने कैसे भाई कौन कौन से अम्लीय उर्वरक हैं? तो आपको सीधा पता है कि मृदा में H+ आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे। और ऐसे उर्वरक कौन कौन से हैं याद रहे? पहला अमोनिया, अम्लता को बढ़ाता है। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, ये सारे ऐसे उर्वरक हैं जो मिट्टी को कैसा बनाते हैं? अम्लीय बनाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि उन उर्वरकों का नाम दीजिए जो मृदा को अम्लीय बनाते हैं। तो आपको 3 नाम मिल गए, यूरिया मिल गया, अमोनियम सल्फेट मिल गया और अमोनियम नाइट्रेट मिल गया। तो ठीक है, इन तीनों नामों को आप याद रखोगे, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है कि लगातार प्रयोग से नवजात हाइड्रोजन तथा अम्लों का उत्पादन होता है जो धनायनों को प्रतिस्थापित कर मृदा को अम्लीय बनाते हैं। धनायन घुलनशील यौगिक बनकर अपक्षालित हो जाते हैं। देखो पूरा प्रोसेस में क्या है, हमको मिट्टी अम्लीय चाहिए। तो मिट्टी अम्लीय कब होगी? जब वहां से क्षार गायब हो जाए। अब वो क्षार किसी भी तरीके से प्रतिस्थापित होके जाए, और प्रतिस्थापित होकर अगर वो घुलनशील हो जाए, अगर वो क्षार जो आपका है वो घुलनशील प्रकृति का हो जाए, तो आपको पता है पानी के साथ कहां चला जाएगा? मिट्टी की निचली संस्तर में, और निचली संस्तर में जाके जमा हो जाएगा। तो ऊपरी जो मृदा है वो कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखो हो क्या रहा है, ये रिएक्शन आप देखो। कैल्शियम आपका किसके ऊपर जमा हुआ है? क्ले के ऊपर, ठीक है ना। क्ले के ऊपर कैल्शियम आयन आपका अधिशोषित है। अब इस पर हमने रिएक्शन करवा दी किसकी? अमोनियम सल्फेट की। हमने खाद डाला है और खाद में हमने क्या डाला है? अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट क्या करेगा? अमोनियम सल्फेट यहां से कैल्शियम 2+ आयन को प्रतिस्थापित करेगा और इसकी जगह कौन से आ जाए? आयन आ जाएंगे, अमोनियम आयन आ जाएंगे। आपको पता है एक अमोनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? 1+ का चार्ज होता है। तो आपको पता है कैल्शियम पर कितना चार्ज है? +2। तो अगर मुझे +2 हटाने हैं तो मुझे +2 ही लाने हैं, और एक अमोनिया पर 1+ है, तो मैं कह सकता हूं मुझे +2 लाने के लिए कितने अमोनिया आयन अधिशोषित करवाने पड़ेंगे? 2 अमोनिया आयन अधिशोषित करवाने पड़ेंगे। तो देखो यहां से एक कैल्शियम आयन हटा है और आपको इधर प्रोडक्ट में दिख रहा है कितने NH4 आ गए हैं? 2 NH4 आ गए हैं। समझ गए बात को? तो यहां से आपका कैल्शियम प्रतिस्थापित हुआ और उसके स्थान पर आपके 2 अमोनियम आयन आके अधिशोषित हो गए, ठीक है। अब ये कैल्शियम किससे जुड़ेगा? कैल्शियम यहां पर बचा है सल्फेट आयन, तो ये क्या बना लेगा? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट बना लेगा। और ये कैल्शियम सल्फेट कैसा है? घुलनशील है, पानी में घुल जाता है। तो पानी में घुल जाएगा तो घुल घुल के कहां पहुंच जाएगा? मृदा की निचली संस्तरों में, और वहां जाके ये बैठ जाएगा। यानी कुल मिला के इसका क्या हो जाएगा? निक्षालन द्वारा ह्रास हो जाएगा। तो ये निक्षालन हो गया। नीचे लीचेबल का मतलब निक्षालन होने योग्य, निक्षालित होने योग्य, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा देखो, अमोनियम सल्फेट की बात कर ली, अब अमोनियम नाइट्रेट की बात कर लेते हैं। तो वही अमोनियम नाइट्रेट में एक NH4 एक NO3- है। आपको पता है नाइट्रेट पर NO3- होता है, तो एक ही प्लस का चाहिए, तो एक ही आपका NH4 यहां पर जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखो सूत्र तभी बनते हैं जब आपके उदासीन हो, ठीक है ना। अब आपको पता है नाइट्रेट पर एक माइनस है, तो एक माइनस है तो हमें प्लस का भी कितना चाहिए? एक ही चाहिए। तो यहां पर NH4 हमको एक ही जोड़ना है, ठीक है। जबकि वहां पर आपने 2 जोड़े थे, क्योंकि सल्फेट पर चार्ज कितना था? -2। तो -2 को उदासीन करने के लिए +2 चाहिए, तो इस वजह से हमने वहां पर देखो 2 NH4 जोड़े हैं, ठीक है। समझ गए बात को? तो यहां पर आपको पता है एक नाइट्रेट से आपको कितना मिल रहा है? 1+ का मिल रहा है। तो हमें तो 2+ हटाने हैं, तो 2+ हटाने के लिए हमें कितने नाइट्रेट चाहिए? कितने अमोनियम आयन चाहिए? 2। तो हम इसके आगे कितने लगा देंगे? 2। तो देखो अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्मूले में आपने आगे लगा दिया 2। तो यहां से 2 अमोनियम आयन आते हैं
और ये 2 अमोनियम आयन आके क्ले के ऊपर चिपक जाते हैं और यहां से हट जाता है आपका कैल्शियम आयन। और मुझे बताओ कैल्शियम आयन किसको पकड़ेगा भाई? कैल्शियम आयन पकड़ेगा NO3- को, और NO3- यहां पर कितने हैं? 2 हैं, आगे 2 लग रहा है ना, आगे ये लग रहा है 2, तो आगे 2 लग रहा है, तो NO3- भी यहां पे 2 है, तो यहां से क्या बन जाएगा? कैल्शियम नाइट्रेट बन जाएगा। एक कैल्शियम और देख लो NO3 का क्या लगा दिया? होल ट्वाइस, ठीक है। और यहां पर क्ले के ऊपर आपके आके चिपक गए दोनों अमोनियम आयन NH4+, ठीक है। और ये आपका जो नाइट्रेट बना है, कैल्शियम नाइट्रेट बना है, ये कैसा है भाई? निक्षालित होने योग्य, लीचेबल, तो ये मिट्टी की निचली संस्तरों में चला जाएगा। समझ गए? तो ये तो कहानी हो गई आपकी अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट की। अब देख लेते हैं कि जो यूरिया है वो किस तरीके से मृदा को अम्लीय बनाएगा। देखो क्षार गायब हो गया, अरे भाई क्षार आपका गायब हो गया मिट्टी से, तो जब क्षार गायब हो गया तो मिट्टी जाहिर सी बात है ऊपरी मिट्टी कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी, क्योंकि क्षार तो आपके वहां से गायब हो गए। अब यूरिया क्या करता है? यूरिया का पहले तो फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, NH2CO NH2, ये किसका फॉर्मूला होता है? यूरिया का। यहां पे यही लिख रखा है भाई, CONH2 का होल ट्वाइस। होल ट्वाइस का मतलब NH2 कितनी बार है? 2 बार है, तो वही यही फॉर्मूला है। इसी को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। किससे रिएक्शन हुई? वाटर मॉलिक्यूल से, और अमोनियम कार्बोनेट बना। क्या बना भाई? अमोनियम कार्बोनेट बना, ठीक है ना। रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिएक्शन बैलेंस होने के बाद जो अमोनियम कार्बोनेट बना वो विघटित होकर क्या बनाएगा? अमोनिया गैस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और एक जल का अणु बनाएगा। क्या बनाएगा भाई विघटित होके? अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। आप रिएक्शन बैलेंस भी कर सकते हो, ऐसे घबराने वाली बात नहीं कि सर ये कैसे बना दी, ठीक है ना। देख लो, अणु परमाणु कैलकुलेट कर लो, सेम मिलेंगे आपको। यहां पर आपको पता है नाइट्रोजन कितनी है? 2। यहां पर भी आगे नाइट्रोजन कितने हैं? 2। होल ट्वाइस लग रहा है ना नीचे, तो 2 नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन कितने में आपसे यहां पूछूं तो देखो कोष्टक के अंदर 4 है और ब्रैकेट के बाहर 2 है। तो जब भी ब्रैकेट के बाहर इस तरीके से होना तो आप क्या कर दो? गुणा कर दो, यानी 4 का गुणा 2 से करोगे तो यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास? 8 है, ठीक है। तो उत्पाद के साइड भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। तो देखो यहां आगे क्या लग रहा है? 2, और नीचे क्या है? 3, यानी यहां 6 हाइड्रोजन है। 3 दूना कितने हाइड्रोजन हो गए? 6, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन ये रहे जल के अणु में, और 6 और 2 मिलके कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे, वो यहां के तरीके से, ठीक है। अब किसको देख लेते हैं, कौन बचा? और कौन बचा? कार्बन। कार्बन तो यहां भी 1 है और यहां भी कितना है? 1। ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन यहां कितने हैं? 3, और यहां कितने हैं? 2 और 1, 3। 2 तो आपके CO2 में और 1 आपका H2 में। रिएक्शन बैलेंस है। अगली चीज देखो, अगली चीज में क्या होगा? अब ये जो अमोनिया गैस है, यहां से जो ये अमोनिया गैस निकली है, ये पानी के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। भाई ये रिएक्शन है ना, आपको लिख लिख के याद करनी पड़ेगी। 2-3 बार लिखोगे ना, एक बार से आपके भेजे में नहीं घुसेगी, एक बार से किसी को भी नहीं आएगी। लिख लिख के इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये अभिकारक है तो उत्पाद आपका कैसे बना, उसको बैलेंस करना भी आना चाहिए। बैलेंस करके भी आप उसको चेक करोगे, ठीक है। अब देखो, अमोनिया ने वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करी और क्या बनाया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाया भाई? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मैं आपको नाम भी बता रहा हूं, आप साथ के साथ अपनी कॉपी में लिख भी सकते हो भाई, जो भी मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम तोड़ेंगे तो आपको पता है कि OH पर कितना चार्ज आ जाएगा? -1, और अमोनियम आयन पर क्या आ जाएगा? NH4+, ठीक है। अमोनियम आयन NH4+ और हाइड्रोक्सिल आयन OH-, ठीक है। अब हुआ क्या? यहां से जो अमोनियम आयन बना, यहां से जो अमोनियम आयन बना वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा भाई? HNO2, नाइट्रस अम्ल बनाएगा। एक नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 और HNO2 नाइट्रस अम्ल, याद रखना क्या बोल रहा हूं, नाइट्रस अम्ल बनाया। और क्या बनाया? H2O और 2H+ यानी नवजात हाइड्रोजन का इसने रिलीज किया, ठीक है। इसके बाद यहां से ये जो नवजात हाइड्रोजन निकली, ये जो 2H+ आयन निकले, ये किस पर अटैक करते हैं? अब आपके कैल्शियम पर। वही कहानी आ गई, कैल्शियम यहां से हटेगा, कैल्शियम हटके यहां पर इसके ऊपर किसका जमाव होगा? कैल्शियम हटके इसके ऊपर कौन आयन आएंगे? H+ आयन आएंगे। तो देखो क्षारीय आयन हटा और क्षारीय आयन हटकर इसके ऊपर अम्लीय आयन आ गए, NH4+ आ गया, या इसके ऊपर H+ आ गया, जो क्या करेंगे? मृदा को अम्लीय बनाएंगे। और H+ आयन आ गया मतलब मिट्टी कैसी होगी? आपकी अम्लीय होगी, ठीक है। और ये जो आपका नाइट्रस अम्ल था, यहां पर जो आपका नाइट्रस अम्ल था HNO2, वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेता है? नाइट्रिक अम्ल बना लेता है।
HNO3 बना लेता है। अब आपको पता है कि अम्ल बन रहा है और नाइट्रिक अम्ल बन रहा है भाई, ठीक है ना, सारे एसिड आपके प्रबल बन रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, मिट्टी को कैसी बना देंगे, अम्लीय बना देंगे। समझ गए? अरे भाई अम्ल का उत्पादन हो रहा है तो मिट्टी कैसी बनेगी, अम्लीय ही बनेगी। तो इस वजह से अगर आप लगातार अम्लीय उर्वरकों का उपयोग करते हो तो मृदा आपकी कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, वापस ये जो नाइट्रिक अम्ल बना ये भी किससे रिएक्शन करेगा, कैल्शियम के साथ, और यहां से 2 H+ आयन देगा और कैल्शियम को यहां से भगाएगा। कैल्शियम किससे जोड़ेगा, नाइट्रेट से। और अभी अभी आपको पता है कि कैल्शियम नाइट्रेट कैसा होता है, पानी में घुलनशील होता है, लीचेबल होता है, यानी इसका निक्षालन द्वारा क्या हो जाएगा, ह्रास, और कैल्शियम हटाया और इसकी जगह H+ आया, जिससे आपकी मिट्टी कैसी हो चुकी है, अम्लीय। समझ गए बात को, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो कुल मिला के एक ही काम होना है, क्षार यहां से जाएगा, क्षार यहां से भागेगा, इसकी जगह पर H+ आयन आएंगे, मिट्टी आपकी कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। समझ गए बात को? अगले चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। ठीक है, देखना है इसको। अगला देखो भाई, अगला क्या है, पॉइंट नंबर चौथा, और इसको भी आप है ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो इसको लिख लोगे जीवांश पदार्थ की उपस्थिति। ठीक है, लिखोगे क्या, लिखोगे जीवांश पदार्थ का उपस्थित होना। ठीक है, हिंदी में बोल रहा हूं, आप लिख लोगे जीवांश पदार्थ का उपस्थित होना। ठीक है, अब होता क्या है, जीवांश पदार्थ उपस्थित होता है। जीवांश पदार्थ क्या कहते हैं, मिट्टी में सड़े गले अवशेष, जो भी मैंने आपको बताए थे, वनस्पतियों के, जीव जंतुओं के। ठीक है, अब जीवांश पदार्थ के सड़ने गलने के दौरान कौन सी गैस निकलती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। और CO2 गैस किसके साथ संयोग करती है भाई, पानी के साथ। और CO2 जब पानी के साथ संयोग कर लेती है तो कौन सा एसिड बनाती है, ये H2CO3 बनाती है। क्या बनाती है, H2CO3, यानी कार्बनिक अम्ल का निर्माण करती है। और जब अम्ल बन गया तो जाहिर सी बात है मिट्टी कैसी होगी, अम्लीय होगी, क्योंकि यहां से जो H+ आयन निकलेंगे वो कैल्शियम को प्रतिस्थापित करेंगे, कैल्शियम को हटाएंगे, उसकी जगह आके चिपक जाएंगे और ये मिट्टी को अम्लीय बनाएंगे। ठीक है, लाइन टू लाइन भी आप एक बार पैराग्राफ को पढ़ सकते हो। ठीक है, क्या बोल रहा है कि मृदा में उपस्थित जीवांश पदार्थ की मात्रा, मृदा में उपस्थित जीवांश पदार्थ की मात्रा जिन मृदाओं में अधिक पाई जाती है, यानी जीवांश पदार्थ अगर सामान्य से आपका अधिक है तो उनमें जीवांश पदार्थ के सड़ने गलने से CO2 गैस निकलती है, जीवांश पदार्थ के सड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तथा अन्य कार्बनिक अम्लों का निर्माण हो जाता है। और इस CO2 किसके साथ संयोग करेगी, जल के साथ, और कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर लेगी। ठीक है, अम्लों के उत्पादन से मृदा अम्लीय होती है। अगर एसिडिक आपके एसिड बन रहा है तो मृदा आपकी अम्लीय होगी। ठीक है, इनका pH मान कम होगा और H+ आयनों द्वारा धनायनों का क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापन। जो कैल्शियम आयन है उसका प्रतिस्थापन कौन कर देगा, H+ आयन। नीचे जो सारी बातें जो आपने थ्योरी में पढ़ी हैं उन्हीं सारी बातों को रिएक्शन के द्वारा भी प्रदर्शित किया गया है। ठीक है भाई, देख लो, जीवांश पदार्थ विघटन किया तो विघटन के दौरान कौन सी गैस निकली, CO2 निकली। अब ये CO2 किसके साथ अभिक्रिया करेगी, जल के साथ, और क्या बनाया इसने, कार्बोनिक एसिड H2CO3। अभी कार्बोनिक एसिड से 2 H+ निकलेंगे और दोनों H+ जाके किससे चिपके, यहां से 2 को काट देना भाई, कोई जरूरत नहीं है 2 की यहां। ठीक है, एक सेकेंड, 1 सेकेंड रुको, 2H2CO3। ठीक है, काम आएगा क्योंकि कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना है जो कैसा है आपका, निक्षालित होने योग्य। एक कैल्शियम हटेगा तो यहां से कितने H+ आएंगे, 2 H+ आएंगे। तो देखो 2 H+ लगा दिए। अब यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4, नीचे 2 लग रहा है ना, तो 2 दूनी कितने हाइड्रोजन हो गए आपके पास, 4। तो 2 तो हाइड्रोजन यहां काम में आ गए, 2 हाइड्रोजन आपके यहां काम में आ गए, और क्या बनाया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। भाई कैल्शियम यहां से गया, कैल्शियम गया और किसके साथ मिला, CO3 के साथ, और यहां पर हाइड्रोजन और कितने बचे हैं, 2 बचे हैं। CO3 भी कितने हमारे पास, 2। देखो आगे क्या लग रहा है, 2, यानी 2 आपके पास यहां पर हाइड्रोजन बच गए, 2 CO3 आयन बच गए। ठीक है ना, तो आपका क्या बना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना। और कैल्शियम बाइकार्बोनेट कैसा है, घुलने योग्य, घुलनशील है, तो इसका निक्षालन द्वारा क्या हो जाएगा, जल जो मृदा की निचली सतह है उस पर इसका क्या हो जाएगा, गमन हो जाएगा। ठीक है, लीचेबल हो जाएगा ये। समझ गए बात को? तो इस तरीके से आपका जो क्षार है वो आपका कुल मिला के क्या हो गया, गायब हो गया। कहां से, मृदा की ऊपरी परत से। अगला देखो, अगला क्या लिख रखा है भाई इन्होंने, अगला है इस पर माइक्रोबायोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, इसको भी देख लो। 5वां है भाई आपका यहां पर सूक्ष्म जैविक क्रिया। ठीक है ना, 5वां जो पॉइंट है वो क्या है, सूक्ष्म जैविक क्रिया, माइक्रोबायोलॉजिकल एक्शन। ठीक है, इसमें देखो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव मृदा में सक्रिय होते हैं जो कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन तथा नाइट्रीकरण आदि क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है भाई, सूक्ष्म जीवी इन सारी क्रियाओं को करवाता है, नाइट्रीकरण वगैरह। आगे क्या लिखा है,
सूक्ष्म जीवों की क्रिया के फलस्वरूप अम्ल लगातार बनते रहते हैं, ठीक है ना। CO2 गैस रिलीज होती है, CO2 पानी से मिलेगी कार्बनिक अम्ल बनाएगी, ठीक है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चरों में। मैंने आपको बताया था कि एंड के स्टेप में तो CO2 ही रिलीज होनी है और CO2 रिलीज होगी, वो पानी के साथ रिएक्शन करके कार्बनिक एसिड बनाएगी, ठीक है। ये अम्ल कॉलॉइडी संकीर्ण पर उपस्थित भस्मों को उदासीन कर देते हैं। अब ये अम्ल बने, अम्ल क्या करेंगे, H+ आयन देंगे और H+ आयन किसको भगा देगा, कैल्शियम आयन को, यानी जो भी आपके क्षारीय आयन है उनको क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। तो प्रतिस्थापित कर देगा तो इस तरीके से मिट्टी आपकी कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। तो ये सब काम किस वजह से हुआ, सूक्ष्म जैविक क्रियाओं की वजह से भी हुआ है, ठीक है। कॉलॉइडी संकीर्ण पर भस्मों की कमी होने पर, भस्म का मतलब क्षार, तो अगर कॉलॉइडी संकीर्ण पर क्षार की कमी हो जाएगी तो ये आपकी कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। समझ गए, तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, मृदा आपकी अम्लीय बन जाती है। समझ गए बात को। अब देखो आप, इफेक्ट ऑफ सॉइल एसिडिटी ऑन प्लांट्स, ठीक है, एक सेकेंड। इफेक्ट ऑफ सॉइल एसिडिटी ऑन प्लांट्स यानी पौधों पर मृदा अम्लता के प्रभाव, हिंदी में लिख लेना, मैं लिख देता हूं, पौधों पर, आप इसकी हेडिंग लिख लोगे, पौधों पर मृदा अम्लता का प्रभाव, मृदा अम्लता, एसिडिटी, मृदा अम्लता का प्रभाव, ठीक है। ये बात आपको यहां पर लिख लेनी है अगर आपकी बुक में भी मिसप्रिंटिंग है तो। पौधों पर मृदा अम्लता के अनेकों प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं, ठीक है। अगर एसिडिटी बढ़ गई तो आपको डायरेक्ट भी दिख जाएगा कि भाई ये मिट्टी अम्लीय हो गई, और इनडायरेक्ट भी ये कुछ आपके इफेक्ट डालते हैं। तो पहले डायरेक्ट को पढ़ लेते हैं, फिर आपके इनडायरेक्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट है आपके प्रत्यक्ष प्रभाव, यहां पर लिख लेना पहले पॉइंट में प्रत्यक्ष प्रभाव, कि पौधों पर मृदा की अम्लता के क्या क्या प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं उनको देख लेते हैं। तो प्रत्यक्ष प्रभाव में क्या होगा भाई, मुरझा जाएगा, ठीक है ना, उसमें कुछ आपके देखे पीलापन आ जाएगा, पत्तियां आपकी सिकुड़ जाएंगी, कुछ इस तरीके का परिवर्तन होगा, ठीक है। देखो और भी देखते हैं क्या क्या परिवर्तन होते हैं। पौधों की जड़ों के ऊतकों पर H+ आयन का विषैला प्रभाव पड़ता है। तो जो पौधे की जड़ों के जो ऊतक हैं उन पर H+ आयन का कैसा प्रतिकूल विषैला प्रभाव पड़ता है, जड़ें कमजोर हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, जिससे पौधे की वृद्धि रुक सकती है, ठीक है। आगे देखो, और दूसरा कैरेक्टर क्या है, देखो, पादप झिल्लियों द्वारा धनायनों की पारगम्यता पर मृदा का अम्लता का जो प्रभाव है वो पड़ता है, ठीक है। पादप झिल्लियों द्वारा धनायनों की पारगम्यता, पारगम्यता का मतलब धनायनों का इधर उधर आना जाना, ट्रांसपेरेंसी, आपको पता है ना कि अवशोषित करेंगे तो धनायन अवशोषित होगा, ठीक है ना, उसको रिलीज भी कर दिया जाता है। तो इस पारगम्यता पर भी मृदा अम्लता का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो तीसरा पॉइंट देखो, जड़ों द्वारा भास्मिक तथा अम्लिक अवयवों के बीच संतुलन में विघ्नता आ जाती है। भाई जड़ों के बीच में जो एक बैलेंस होता है, किस किस के बीच में, अम्लीय आयंस के बीच में और क्षारीय आयन के बीच में, तो अब क्षारीय बढ़ गए तो ये जो बैलेंस है वो कैसा है, गड़बड़ा जाता है, ठीक है। समझ गए, किसका, अम्लीय आयनों का और क्षारीय आयनों का, जिनको भास्मिक आयन भी आपने कह दिया है। आगे देखो, चौथे पॉइंट में क्या बात बोली है, चौथे पॉइंट में बोला है कि मृदा अम्लता पौधों के एंजाइम परिवर्तन को प्रभावित करके मृदा पर पौधों पर बुरा प्रभाव डालती है, ठीक है। अगर अम्लता बढ़ गई तो एंजाइम का परिवर्तन हो जाता है और ये एंजाइम परिवर्तन भी आपकी पौधों की खराब सेहत के लिए जिम्मेदार है, ये इस पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, ठीक है। अगली बात क्या बोली, एंजाइम एक विशेष पीएच पर सक्रिय होता है, क्योंकि एंजाइम जो है वो पीएच पर डिपेंडेंट है, एक फिक्स पीएच पर ही वो सक्रिय होता है। और कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो अगर अम्लीय मृदा होगी तो उस पर सक्रिय हो जाएंगे, ठीक है। और अगर अम्लीय मृदा होगी तो कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो सक्रिय नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सब जो एंजाइम का जो डिसबैलेंस है ये भी फर्क पड़ता है किस पर, जब आपकी मिट्टी अम्लीय हो जाती है, ठीक है। और पीएच परिवर्तन में, पीएच द्वारा परिवर्तन में ये सारी चीजें आपकी प्रभावित होती हैं। अब ये तो हो गए आपके डायरेक्ट इफेक्ट। अब इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं, अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या क्या हैं उनको भी देख लो, ठीक है। पहला प्रभाव, विभिन्न पोषक तत्व जैसे फास्फोरस, तांबा, जिंक की पौधों को प्राप्यता, यानी आपको पता है फास्फोरस, तांबा, जो जिंक है, ये सारे जो तत्व हैं ये पौधों को प्राप्त होते हैं और आवश्यकता से अधिक मात्रा में हो गए तो पौधों को प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था आयरन, मैग्नीज, एल्यूमिनियम, ये भी आपको कब मिलते हैं, जब आपकी पीएच के मान कम हो। तो पीएच मान कम हो तो इन तत्वों की उपलब्धता ज्यादा होगी, और ज्यादा अगर आवश्यक मात्रा से ज्यादा में आपको चीज मिल गई तो वो आपके लिए हानिकारक है। आपने एक वर्ड सुना है, अति हर चीज के लिए हानिकारक है। जितना चाहिए उतना ही, ठीक है ना, जितना हमें आवश्यक है उतना ही हमें हमारे पास हो तो चीज सही है। आवश्यकता से अगर अधिक मात्रा है तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ आपकी पैदा करेगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, देखो दूसरा कैरेक्टर, हाँ भाई यहां देखो,
इसको बड़ा कर देता हूं और देखो, अधिक अम्लता के कारण क्या लिख रखा है, अधिक अम्लता के कारण एल्यूमिनियम, मैग्नीज, आयरन अधिक विलय होते हैं। मैंने आपको अभी अभी बताया कि एल्यूमिनियम, मैग्नीज और आयरन ऐसे तत्व हैं जो अम्लता ज्यादा होने पर यानी पीएच मान कम होने पर ज्यादा प्राप्ति होती है, और जब आवश्यकता से ज्यादा मात्रा में प्राप्ति होगी तो ये विषैला प्रभाव छोड़ेंगे, उपज को घटाएंगे और इस तरीके से आपके पौधों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई। और इनकी अधिक प्राप्ति होने पर ये पौधों के लिए विषैले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, मृदा सूक्ष्म जीवों की लाभप्रद सक्रियता बुरी तरीके से प्रभावित होती है। अगर अम्लता बढ़ जाएगी तो इनकी जो सूक्ष्म जीवों की जो लाभप्रद सक्रियता थी, जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभकारी थे, उनकी सक्रियता भी घट जाएगी। मृदा सूक्ष्म जीवों की सक्रियता घट जाएगी, उनकी संख्या भी घट जाएगी। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कैरेक्टर दिया है इन्होंने, नंबर 4, पौधों में अनेक प्रकार के रोग हो जाएंगे, अलग अलग तरीके के डिजीज हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा था कि पीएच परिवर्तन पर कई तरीके के रोग भी हो रहे थे। ठीक है ना, हमने पढ़ा था आलू में टेकॉल रोग, ठीक है ना, फिंगर टॉ रोग, ये सारे रोग हमने पढ़े थे कि जो पीएच के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। पीएच बदला तो कई तरीके के रोग भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, अगला कैरेक्टर कौन सा है, अगला कैरेक्टर है आपका नंबर 5, अधिक मृदा अम्लता के कारण पोषक तत्वों जैसे कैल्शियम तथा पोटेशियम की कमी हो जाती है। अब आपकी अधिक अम्लीय होगी तो ये वाले तत्व आपको प्राप्त नहीं होंगे, और अगर ये तत्व पौधों को प्राप्त नहीं होंगे तो पौधों में कोई ना कोई प्रतिकूल प्रभाव आएगा, उनकी उपज रुक जाएगी, वृद्धि उनकी रुक जाएगी, उपज में कमी आ जाएगी, क्योंकि हर तरीके के पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं केवल एक से ही काम चल जाएगा, दूसरा हमको नहीं चाहिए, हमें भी हर तरीके के क्या चाहिए भाई, पोषक तत्व चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो यही कहानी पौधों के लिए भी होती है, पौधों को भी हर तरीके के मिनरल्स चाहिए, हर तरीके के एलिमेंट्स उनको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और जब वो नहीं मिलेंगे तो उनकी वृद्धि रुकेगी, वृद्धि रुकेगी तो उपज रुकेगी, उपज रुकेगी तो ये हम पर भी इनडायरेक्ट वे में क्या है, प्रभाव डालेंगे। समझ गए बात को? तो ये थे पौधों पर डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रभाव किसके, मृदा अम्लता की। अगर कि मिट्टी अम्लीय हो जाए तो पौधों पर कौन कौन से डायरेक्ट प्रभाव पड़ेंगे, कौन कौन से इनडायरेक्ट पड़ेंगे। तो अगर आपसे पूछे कि प्रत्यक्ष प्रभाव लिखिए तो प्रत्यक्ष वालों को लिखोगे, अगर आपसे बोले कि अप्रत्यक्ष प्रभाव लिखिए तो अप्रत्यक्ष वालों को लिख दोगे, और अगर उसने कुछ नहीं बोला, उसने से केवल बोला है कि पौधों पर मृदा अम्लता के प्रभाव लिखिए, तो आप इनमें से कोई से भी कैरेक्टर लिख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।